हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने ट्विटर कैंपेन भी कर ली थी, तो बहुत सब आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया, लेकिन जिस तरह का उसमें प्रदर्शन होना चाहिए था उतने मज़े का कुछ हो नहीं पाया। तो इसलिए अब जो हमारे करने के काम थे वो तो हम कर चुके। अब आप पे डिपेंड करता है कि जितना आपने पार्टिसिपेट उसमें किया, जितना उसमें भाग लिया, वो आप पे डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से आपने किया उसी हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। 1 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम होना होगा तो सरकार कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगी, और नहीं होना होगा तो आप समझ जाना कि अगर कोई आपको सूचना नहीं मिली तो अब वो आपके लिए वही आपकी सूचना है कि जब नहीं मिला तो कुछ समझ लीजिए कि तो कुछ होने वाला है नहीं, फिर उससे आगे की प्रक्रिया कोई दूसरी की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास की बात करते हैं। तो पत्र मैं आपको एक वीडियो में करा चुका हूँ। वो कैसे, उसमें ये समझाया था कि पत्र क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज़ होता है, कि पत्रों किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है, पत्र कौन कौन से होते हैं। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट में अपने क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट में क्लास में पढ़ा था कि पत्र कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं, पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं, संबंधी को पत्र जो वो लिखे जाते हैं वो उसमें कौन कौन से आते हैं, आधिकारिक पत्र कौन से होते हैं, शासकीय पत्र कौन से होते हैं। ये सब हम अपनी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। ये अन्य पत्र भी थे जो अदर्स पत्र होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट भी जा कर के चेक कर सकते हो। सारी क्लासेस की जितनी भी अपनी आपके हिंदी की क्लास है, सारी की सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इन सभी वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट आगे का, तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि पत्र लेखन के आवश्यक तत्व, और इससे अलग और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो देखिए, बात करते हैं पत्र लेखन के आवश्यक तत्व। हमने पढ़ लिया था पहले ही कि पत्र कौन कौन से होते हैं। अब बात कर लेते हैं पत्र के आवश्यक तत्व, कि पत्र को लिखते समय कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, ये प्राथमिक तत्व लिखा गया है इसके आगे। तो सब प्राथमिक तत्व कौन सा हुआ, यानी प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्राथमिक होता है सर्वप्रथम। तो सबसे पहला होता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य, अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो फिर आप पत्र क्या लिखोगे, क्या उसमें लिखोगे जब आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो फिर पत्र का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको किसी काम को करने के लिए कोई उद्देश्य है तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें क्या करना है। और जब आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर आप करोगे क्या उसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक उद्देश्य होना चाहिए आपको पत्र लिखने का। ये नहीं कि 3-4 बातें घुमा फिरा के वो अड़गम सड़गम कुछ भी भर दिया आपने पत्र में, तो वो कोई पत्र नहीं हुआ। एक उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए वो पत्र लिखा गया है। ये है सबसे प्राथमिक तत्व। दूसरी बात, शैली। शैली क्या होती है, संबोधित व्यक्ति के अनुरूप। देखिए, जिस व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हो उसके अनुरूप शैली होती है आपकी भाषा। भाषा, अगर आप समझ लीजिए कोई मतलब जिसको आपने पत्र लिखा है उसे सिर्फ इंग्लिश आती है, आपने लिख दिया उर्दू में या हिंदी में, तो फिर क्या मतलब उसके लिए, तो वो तो आपको पत्र समझ नहीं पाएगा। अगर उसको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती या उर्दू नहीं आती, आपने उर्दू में लिख दिया। तो शैली का ध्यान रखना है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये शैली वैली के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात, सहजता। पिछली वीडियो में ये भी बता दिया था सहजता कि क्या क्या हमें पत्र को लिखते समय किस किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो सहजता यानी सरलता से समझने योग्य। सहज यानी सहज शब्दों के प्रयोग करना चाहिए, और बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए पत्र की कुछ गलती ना हो जाए, और बहुत ही आसान शब्दों में, आसान सी लैंग्वेज में, यानी कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ इसने क्या समझाना चाहता है। दूसरी बात, शिष्टाचार। नंबर 4 पॉइंट हमारा शिष्टाचार। विनम्र और गरिमा में भाषा का प्रयोग, यानी कि जो आपने पत्र लिखा है, जिन वर्डों का आपने, जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया है वो एक सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए आपके पत्र में, चाहे वो आपका औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र। दोनों ही प्रकार के पत्र में आपकी शिष्टाचार वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए आपको, और बहुत ही विनम्र शब्दों का, जिससे ये अच्छा लगना चाहिए कि वो बोलते हैं ना कि बोली में रस होना चाहिए, मिठास। तो आपके शब्दों से एक विनम्र भावना प्रतीत होनी चाहिए कि हाँ कितना शिष्ट बंदा है, कोई पढ़े लिखे इंसान जैसी, ठीक है ना। ये नहीं कि का कर रहा, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग ठेठ गंवार वाली नहीं, बहुत ही शिष्टाचार वाली भाषा। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। नंबर 5 पॉइंट। तो व्याकरण
सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य। अगर आपकी व्याकरण में गलती होगी तो देखिए, जब आप लिखते हो, एक आपने कोई लेटर लिखा या आपने एप्लीकेशन लिखी, छुट्टी के लिए लिखी होंगी अभी तक आपने, अब इसके अलग तो कोई आपने एप्लीकेशन लिखी नहीं होगी, या कोई पत्र नहीं लिखा होगा, सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखा होगा, ठीक है। तो अगर उसमें आप कहीं काट देते हो बीच में, मतलब कोई वर्ड लिखा वो हो गया गलत आपका, और आप उसको काटते हो, तो सबसे पहले उसी पे ध्यान जाता है कि जहाँ उसमें कटा हुआ होता है। तो फिर क्या सोचते हो कि आपकी इसको काटने, इस पे ध्यान जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे ही कोई आपका पत्र लिखता है और कहीं आपके व्याकरण यानी कि शुद्ध वर्तनी जो होती है आपकी, उसमें व्याकरण में ही गलती होगी, तो वहाँ पर भी ध्यान जाएगा, तो फिर उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात है सुलेख। पत्र को प्रभावी बनाने हेतु अति आवश्यक, यानी राइटिंग की बात की जा रही है। जो आपकी राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर्स जैसी राइटिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें यही पता ना पड़ता कि लिखा क्या है। तो सुलेख यानी कि अच्छे राइटिंग में लिखना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट, नंबर 7 क्या कहता है? प्रारूप। अब देखिए प्रारूप क्या है? पत्र में संबोधन के अनुरूप शासकीय पत्र हेतु विशिष्ट भाषा, शैली एवं प्रारूप का पालन आवश्यक है। तो प्रारूप ये पत्र के हिसाब से होगा, पत्र में संबोधन के रूप, जिस अनुरूप से आप संबोधित कर रहे हो उसी तरह से। ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हो। 3 पार्ट में बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है और तीसरे में क्या लिखना है। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख ले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, तो इसको यहीं पर रोक करके पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फिर बीच में से आपको समझ नहीं आने वाला कि इसमें पहले क्या पढ़ा। तो उसमें मैं बहुत कुछ आपको समझा चुका हूँ। लगभग पत्रों का जो सारा का सारा निचोड़ था मैं उसमें समझा चुका हूँ। बस इसमें पत्र डिफाइन करने हैं कि कौन से पत्र में क्या आता है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना है इस वीडियो को देखने से पहले। नंबर 8 और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये एक तो सबसे पहला प्राथमिक पॉइंट कौन सा था आपका? प्राथमिक तत्व उद्देश्य, और सबसे महत्वपूर्ण संक्षिप्तता। तो इन 2 पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको एक उद्देश्य लेकर चलना है कि जो पत्र लिखा है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस लिए लिखा गया है। छुट्टी के लिए लिखा गया है, फीस माफ़ी के लिए लिखा गया है, या फिर आपकी जो गली हैं, सड़कें हैं, उनको सुधारने के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता क्या होती है कि आप अपनी जो बात है उसको कम से कम शब्दों में बयान करना है आपको। तो ये होती है संक्षिप्तता, यानी कि छोटापन। पत्र यानी कि 2-3 पेज का भर दिया, एक ही पेज पे आपको अपनी सारी की सारी बातें लिख देनी है। जो बोलते हैं ना गागर में सागर, वही वाली बात, यानी कम शब्दों में अधिक बात समझा देनी है पत्र पढ़ने वाले को, जिसको आपने पत्र लिखा है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं कि आपने मतलब इतना लंबा चौड़ा लिख दिया कि आदमी पढ़ने से पहले 10 बार सोचे कि यार इसको क्या पढ़ें, फिर वो साइड में रख देगा कि पहले और पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद पढ़ूँगा इसको, तो फुर्सत से। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको समझाने वाली बातें थी। आपसे इस तरह का एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, या आपसे पत्र तो लिखवाने वाला नहीं कि हाँ आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा सारे के सारे पत्र पढ़ाने के बाद कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैं आपको पत्र पढ़ाता चलूँगा, यानी 1 बाय 1 करके कि ये वाला पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, ये सब जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस किस पत्र से पूछे जाते हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं शैली। पीछे बताया था मैंने शैली कि शैली कैसी होनी चाहिए। तो शैली पुरुष के प्रारूप, यानी कि लेखक और पाठक के अनुसार, जो लिखने वाला है और जो पढ़ने वाला है उसके अनुसार शैली होनी चाहिए। अब शैली उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। शैली को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, और मध्यम को मध्यम और अन्य को अन्य। जिस तरह से आपने सर्वनाम पढ़े थे उसी तरह से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में यह वक्ता या लेखक, ये खुद होता है स्वयं। जिन वर्डों का आप स्वयं खुद के लिए प्रयोग करते हो वो आते हैं आपके उत्तम पुरुष में। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मेरी आदि शब्दों का उपयोग खुद के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई पत्र लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि मुझे अपनी फ़ीस माफ़ करवानी है, या मुझे छुट्टी चाहिए, या मेरा कुछ भी, कि मेरा बिजनेस इस तरह से चल रहा है, मुझे थोड़ा फाइनेंशियल ज़रूरत है पैसों की, या मुझे पैसे चाहिए। आप किसी भी तरह से पत्र लिखोगे तो
अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उसमें उत्तम पुरुष में आती है वो स्वयं के लिए। तो किन किन शब्द का प्रयोग कर सकते हो आप? मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मेरी आदि। आपसे पूछ लेगा, पत्र से क्वेश्चन आ गया, आप पढ़ते हो कि परिपत्र में क्या होता है, अधिसूचना, ये सब पढ़ लेते हो आप। लेकिन आपसे पूछ लिया, अब तो सभी लोग पत्र पढ़ते हैं, तो फिर वो थोड़ा हट के पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कि मैं, इस शब्द का प्रयोग किस पुरुष में किया जाता है या किस शैली में किया जाता है, उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली या अन्य पुरुष शैली। फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आपको इन पर भी ध्यान दे के चलना है। तो आपने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष में कौन आएगा, स्वयं वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है पाठक या श्रोता, पढ़ने वाला या सुनने वाला, जिससे वक्ता या लेखक बात करता है, यानी जिसको पत्र लिखा गया है या जिससे आप अपनी बात कह रहे हो, उसका प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? वक्ता या श्रोता के लिए आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिसे तीसरे व्यक्ति के बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं, यह, वह, वे या ये, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष के लिए। जैसे दो महिलाएं आपस में खड़ी हैं तो वे बात करती हैं, वो तो ऐसे कर रही है, उसका लड़का तो इस जॉब पे लग गया, उसका लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, इतने दिनों से पढ़ रहा है और अभी तक जॉब नहीं लगी। तो ये जिस उसकी बात कर रही है ना, एक ये महिला और एक ये महिला, जी इसकी बात कर रही है तीसरा, तो ये आपका हो गया अन्य पुरुष। नेक्स्ट, पत्र के भाग। पत्र के प्रकार पढ़ लिए, शैली पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं कि पत्र के भाग, यानी कि पत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला आरंभ, यानी जब आप पत्र स्टार्ट करते हो तो आरंभ होता है। तो आरंभ में आप क्या लिखोगे, कितने पार्ट्स में पत्र होता है, भाग का वही मतलब है। तो ये 3 प्रकार हैं इसके, यहाँ पर आपको दिख गया होगा पत्र के भाग 3 भाग, ठीक है। तो सबसे पहला आरंभ। आरंभ में आप क्या लिखते हो? तो आरंभ में या तो अभिवादन, दिनांक, स्थान आदि शब्दों का आप प्रयोग करते हो आरंभ में। ये अलग अलग पत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होगा इनका, लेकिन सामान्यतः बात की जा रही है अभी। जब आपको पत्र पढ़ाए जाएंगे उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि किस तरह से कौन से का प्रयोग किया जाता है। तो आरंभ में अभिवादन, दिनांक, स्थान आदि का प्रयोग किया जाता है। मध्य में पत्र लिखने का मूल उद्देश्य तथा महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना। जैसे आप लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, एप्लीकेशन, अभी तक आपने वही लिखी है, इसलिए मैं बार बार उसी को बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखते थे सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है, ये वाली लाइन आप बीच में लिखते थे कि निवेदन इस प्रकार है, वो सारी बात फिर उसी लाइन के नीचे आप लिख देते थे कि जिसके बारे में पत्र लिखा गया है। सबसे पहले वही लिखते थे, सेवा में श्रीमान महोदय, जिसको लिख रहे हो फिर उसको आप लिखते थे कि किसको पत्र लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य जी को, ठीक है। फिर उसके नीचे अपना उद्देश्य लिखते थे कि सविनय निवेदन इस प्रकार है। निवेदन इस प्रकार है का मतलब कि जो आपको बात कहनी है उसका आप वर्णन करते थे वहाँ पर, यानी मध्य में। तो ये भैया मध्य भाग में क्या करोगे, आप अपने उद्देश्य या महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। आरंभ में आप अभिवादन करते हैं, अंत में और लास्ट में क्या होता है, प्रेषक का विवरण, यानी कि आपकी डिटेल, आपके बारे में। प्रेषक जो पत्र भेजता है, अपेक्षाएं जो आपकी अपेक्षाएं हैं, या धन्यवाद, ज्ञापन या मंगल कामना, अनुरोध आदि का समावेश मतलब आदि का आपने वर्णन किया है वहाँ पर। तो ये हो गए आपके पत्र के भाग। कितने भाग? 3 भाग। आरंभ में क्या लिखते हैं वो सब आपको बता दिया, मध्य में क्या लिखते हैं और अंत में क्या लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने पत्रों की। सबसे पहले आता है आपका सरकारी पत्र, शासकीय या राजकीय पत्र भी इसको बोला जाता है। तो सरकारी पत्र, सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे गए समस्त पत्र। तो जो सरकारी प्रयोजन यानी सरकारी कामकाज या जितने भी सरकारी मामले होते हैं उनके अंतर्गत जितने भी पत्र आते हैं वो सब सरकारी पत्र, शासकीय पत्र या राजकीय पत्र कहलाते हैं। अब ये कौन से कैसे होते हैं, मतलब किस प्रकार से, कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं या एक किसी देश को लिखे जाते हैं, ये सब बातें आपको अभी पढ़ने को मिलने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना और दोस्तों को अपने शेयर करना। UPSSC से रिलेटेड जिन जिन एग्ज़ाम में भी, जैसे JEE का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, मतलब जिसमें भी आपका ये पत्र लेखन आता है, इन वीडियो से
किसी भी एग्ज़ाम से बच के नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन पत्र से रिलेटेड आपका। अभी मैं आपको ये डेफिनेशन से यानी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये पत्र 1 बाय 1 करके पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं इनसे वो सब मैं आपको क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। तो आगे देखिए कि सरकारी पत्र किसी पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी या सामूहिक रूप से कई पदाधिकारियों को संबोधित कर लिखा जाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। कहने का मतलब कोई अधिकारी है, उसने किसी दूसरे अधिकारी को लिखा या सामूहिक रूप से यानी कई सारे अधिकारियों को लिखा, उनको संबोधित करके जो लिखा है गया है पत्र, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा शासकीय पत्र। सर हम तो सरकारी पत्र पढ़ रहे थे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, सरकारी पत्र बोलो, शासकीय बोलो या राजकीय पत्र बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित पत्राचारों में प्रयुक्त होता है। यानी सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। इस तरह से किसी एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को लिखा गया पत्र, सरकारी पत्र। केंद्र सरकार द्वारा राज्य या राज्यों को भी लिखा जा सकता है पत्र। किसने लिखा? केंद्र सरकार ने। किसको लिखा? किसी एक राज्य को या अन्य कई राज्यों को या सभी राज्यों को। सबसे पहले पढ़ा था किसी देश की सरकार यानी भारत सरकार ने किसी दूसरे देश की सरकार को यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, किसी भी देश की यानी किसी अन्य देश की सरकार को लिखा जा सकता है पत्र। पॉइंट नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को। देखिए पहले हमारी केंद्र सरकार ने किसी एक राज्य को या कई राज्यों को लिखा था, अब राज्य द्वारा केंद्र सरकार को भी लिखा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्य या अन्य कई राज्यों को भी लिखा जा सकता है। तो देख कितने प्रकार से पढ़ लिया। सबसे पहले किसी एक देश की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार को लिखती है। नंबर 2 पॉइंट था केंद्र सरकार एक राज्य है या कई सारे राज्यों को। चलो केंद्र ने लिख लिया, बचा कौन? राज्य। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी लिख सकती है। राज्य सरकार अपने से मतलब खुद को छोड़कर खुद को थोड़ी लिखेगी, अपने से जो रिलेटेड मतलब जो जुड़े हुए राज्य हैं या किसी भी राज्य को या कई सारे राज्यों को एक साथ भी पत्र भेज सकती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के। एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग या कई विभागों को। देखिए राज्य सरकार ने भेज लिया, केंद्र सरकार ने भेज लिया, पूरे देश ने भेज लिया। अब जो सरकारी विभाग आते हैं हमारे, तो वो सरकारी विभाग किसी दूसरे विभाग को या कई सारे विभागों को भी लिखा जा सकता है सरकारी पत्र। एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय या विभाग को। तो देखिए एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय या किसी विभाग को भी लिखा जा सकता है। तो इतने प्रकार से आपके सरकारी पत्र लिखे जा सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि आपका सबसे पहले कौन सा पत्र आता है। तो पत्र पढ़ने से पहले आपको पढ़ लेना है शासकीय पत्रों के प्रकार। अभी हमने पढ़ा सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, ये सब आपने देख लिया। अब देख लेना है कि सरकारी पत्र होते कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं अब ये भी पढ़ लेना बाकी है आपका। सबसे पहला आता है शासनादेश। शासनादेश सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। अब देखिए शासनादेश आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्या है, अजीब सा, लेकिन जब आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि सरकार का आदेश क्या होता है, शासनादेश, तो उसको इंग्लिश में जब आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑर्डर आपको फट से समझ आ गया होगा गवर्नमेंट ऑर्डर, ओह सरकार का आदेश है, उसी को शासनादेश बोलते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने इनकी इंग्लिश भी लिख दी है, क्योंकि इंग्लिश से जल्दी समझ आ जाता है और कुछ चीज़ें आपको हिंदी में जल्दी समझ आ जाती हैं। तो ये होता है आपका सबसे साधारण पत्र, कौन सा, शासनादेश। दूसरा अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DO या डेमी ऑफिशियल। ये DO इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है डेमी ऑफिशियल। अधिकतर आप जब बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हो तो DO लेटर बोलते हो कि DO लेटर। तो ये होता है सरकारी पत्र का अपवाद, यानी सरकारी पत्र का उल्टा, ठीक है। दूसरा था आपका अर्थशास्त्रीय पत्र, ये भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आप जब इसको पढ़ोगे डिटेल में तब आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे। सरकारी पत्र और अर्थशास्त्रीय पत्र और शासकीय पत्र में आपको अंतर भी बताया जाएगा। बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला है, बस कमी है आपके जुड़ने की, आपके शेयर की। नेक्स्ट आता है आपका परिपत्र।
देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये पॉइंट नंबर 3 परिपत्र। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी पत्र से पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर नोट कर लीजिए परिपत्र। आपके अगर एग्ज़ाम में अगर आपके 6 क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए 3 क्वेश्चन परिपत्र से ही होने वाले हैं। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन। अब आप खुद से समझ लीजिए कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए परिपत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर लेटर। अब सर्कुलर लेटर से ही आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा? सर्कुलर क्या होता है आप आगे पढ़ने वाले हो, क्या होता है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। कोई सूचना, कोई आदेश, कोई निर्देश किसके अंतर्गत आते हैं? परिपत्र के अंतर्गत। यानी कोई सूचना देनी हो, कोई आदेश देना हो, कोई निर्देश देना हो, किसके अंतर्गत? परिपत्र। कार्यालय आदेश जिसको बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर, यानी कोई ऑफिस का ऑर्डर, वो भी शासकीय पत्र। कार्यालय स्मृति पत्र जिसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। अधिसूचना नोटिफिकेशन जिसको बोलते हो आप विज्ञप्ति। नंबर 2 पर नोट कर लीजिए अधिसूचना। नंबर 1 पर आपका इम्पोर्टेंट था परिपत्र, नंबर 2 पर अधिसूचना, नंबर 3 पर अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट है आपका संकल्प जिसको बोलते हो आप रिसोल्यूशन। नंबर 8 अनुस्मारक पत्र जिसको बोलते हो रिमाइंडर। नंबर 4 पर नोट कर लीजिए। नंबर 4 1 2 3 4 ये कौन सी काउंटिंग है? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, फिर थोड़ा सा उससे कम, फिर थोड़ा सा उससे कम, लेकिन काउंटिंग का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में सबको मिला करके अगर इम्पोर्टेंट में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तब जाके ये 1 2 3 4 बने हैं। लेकिन ये 1 2 3 4 अगर मिला करके बात की जाए तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी आप सोचो कि पहला और दूसरा ही पढ़ लो भाई, यही आ जाएगा। इस तरह से नहीं पढ़ना आपको सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको ये 1 2 3 4 पर देना है। आगे भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट है आपका प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पृष्ठांकन पत्र जिसको बोलते हैं एंडोर्समेंट लेटर। नेक्स्ट है आपका निविदा जिसको बोलते हो आप टेंडर। प्रस्ताव रिसोल्यूशन। तार टेलीग्राम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तार को ही टेलीग्राम बोलते हैं। ये नया ज़माना यानी कि मॉडर्न ज़माना आ गया, आपका जनरेशन चेंज हो रही है तो आपका टेलीग्राम भी फ़ोन से ही कनेक्ट हो गया, ये डिजिटल टेलीग्राम हो गया। और ये जो तार होता है हिंदी वाला, ये तार उसी को बोलते हैं जो पुराने ज़माने में तार भेजा जाता था डाक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ये है अशासकीय पत्र। अशासकीय पत्र पीछे था आपका अर्ध सरकारी पत्र, तो ये होता है आपका अनऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट है आपका 15 द्रुतगामी पत्र यानी कि एक्सप्रेस लेटर। तो ये थे आपके 15 प्रकार से सरकारी पत्र। अब आप पढ़ने वाले हो सरकारी पत्र की विशेषताएं। तो सरकारी पत्र की विशेषताओं की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, ये रही सरकारी पत्र की विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषता होती है सरकारी पत्र की? सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना है, पूर्णतः औपचारिक, व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं। मतलब सरकारी पत्र जो होता है वो पूर्णतः औपचारिक होता है, कोई भी व्यक्तिगत बात का उल्लेख नहीं किया जाता। व्यक्तिगत बात कैसे? यानी कि आपकी पर्सनल बातें होती है, हाय हेलो वाली, ये सब वाली की, और भाई कैसे हो, क्या मौज आ रही है, इस तरह का कोई भी आपका प्रयोग नहीं चलेगा कि मैं तो मस्त हूँ, क्या जॉब कर रहे हो, इस तरह से व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहेगा। व्यक्तिगत आप अच्छे से समझ सकते हो, काफ़ी समझदार बच्चे हो आप सब, कि व्यक्तिगत बात क्या होती है। तो पूर्णतः औपचारिक होता है। अब औपचारिक क्या होता है वो मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि पहले वो वीडियो देख लेनी है, आपको उसमें समझ आ जाएगा कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट है आपका निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। प्रारूप क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार ही प्रारूप निश्चित ढांचे में ढला होता है। यह नियम उपनियम तथा तथ्यपरक सामग्री को समाहित करता है। यह है आपका नंबर 2 पॉइंट। नंबर पहला पूर्णतः औपचारिक, नंबर दूसरा निर्धारित प्रारूप, नंबर 3 सरकारी पत्र राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है और आपका एग्जाम में आया हुआ भी है कि सरकारी पत्र किस भाषा में लिखा जाता है, राजभाषा, वैकल्पिक राजभाषा, ए और बी दोनों, सी में कोई और दे दिया या कुछ नहीं दे दिया, इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा दोनों में सरकारी पत्र आपका लिखा जाता है। नंबर 4 पॉइंट, इसमें आदेश या सूचना
प्रस्तरवार, प्रस्तरवार क्या होता है? पैराग्राफ, क्रमांक अंकित करते हुए लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सरकारी पत्र किस पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो ये अन्य पुरुष शैली में। अन्य पुरुष शैली कौन सी होती है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। संक्षिप्तता ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, यानी कि अगर आपने कोई निर्देश दिया है तो वो आपको कम से कम शब्दों में, यही आपकी संक्षिप्तता होती है। कोई निर्णय है, कोई आदेश है, कोई नीति निर्णय, किसी समस्या का निदान या समस्या के निदान को तर्कसंगत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सबसे पहले संक्षिप्तता, दूसरी बात तर्कसंगत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है। कथन यानी कि आपके जो सेंटेंस होते हैं उनको तर्कसंगत रूप से प्रयोग करना है। ये नहीं कि आपने इधर उधर वर्ड करके घुमा घुमा के लिख दिए, यहाँ पर कभी नागिन डांस कराओ अपने वर्ड से। नेक्स्ट और आपका लास्ट पॉइंट है आपका, अर्धशासकीय पत्र उत्तम यानी प्रथम पुरुष एक वचन या मध्यम पुरुष मित्रतापूर्ण। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अर्धशासकीय पत्र आपके जो ये है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र बोल सकते हो आप इनको, उसका अपवाद है। कैसे? यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7 को कंपेयर करिए। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जा रहा है आपका सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, और अर्धशासकीय पत्र आपका उत्तम पुरुष शैली में लिखा जा रहा है। उत्तम पुरुष शैली प्रथम पुरुष शैली को बोलते हैं, यानी एक वचन या मध्यम पुरुष मित्रतापूर्ण भाषा में। तो ये है आपका अपवाद। अब देखिए आपको पढ़ लेनी है शासकीय पत्र की संरचना। संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर। जैसे आप पढ़ते हो, जब बॉडी पढ़ते हो तो बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, पूरी मानव तंत्र पढ़ते हो, तो उसी को बोलते हैं संरचना। तो इसी तरह से सरकारी पत्र की संरचना पढ़ लेनी है कि उसका डील डोल ढांचा कैसा होता है, वो सब आपको इसमें मिलने वाला है कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वही सब संरचना होती है, यानी कि इसका टोटल ओवरव्यू संरचना। तो सबसे पहली बात, सरकारी पत्र मुख्यतः 5 भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपके 1 से लेकर 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 भाग दिए गए हैं। तो यही आपकी संरचना है कि कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे आप बताया था मैंने, जैसे आप अपने शरीर पढ़ते हो कि उसमें पढ़ते हो कि सबसे पहले कौन सा भाग आता है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, इस तरह से आप सब कुछ पढ़ लेते हो। उसी तरह से शासकीय पत्र में क्या क्या आने वाला है वो सब अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले पत्रांक। अब पत्रांक में क्या क्या आता है? पत्रांक में आपका पत्र संख्या, अनुभाग, वर्ष, तिथि और स्थान, यह आएगा आपका पत्रांक में। नंबर 2, संबोधन प्लस विषय। जब आप संबोधित करोगे उसके बाद विषय भी बताओगे कि किस बारे में आप संबोधित कर रहे हो। तो प्रेषक, प्रेषित, विषय और संबोधन, ये आता है आपको संबोधन प्लस विषय में। नंबर 3 यानी कि मुख्य भाग, जो आपका मुख्य भाग है। मुख्य भाग कौन सा होता है? मध्यम वाला भाग। मध्यम वाले भाग में क्या होता है? प्रसंग या भूमिका। तथ्य कारणों का उल्लेख, यानी कि जिस तथ्य पर जिस कारण पर आपने लिखा है पत्र उसका उल्लेख। तर्क एवं निष्कर्ष और परिसमाप्ति, ये आपके हो गए तीसरा पॉइंट पे, यानी कि मुख्य भाग में। नंबर 4, निर्देश या अनुरोध या निष्कर्ष या समापन, यह आएगा आपका 4th नंबर। और सबसे अंत में और सबसे लास्ट पॉइंट ये होता है आपका पृष्ठांकन। तो ये थे आपके शासकीय पत्र की संरचना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आपके पत्र। अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको आप बोलते हो डीओ। तो ये मैंने यहाँ पर, आप बोलोगे सर इससे पहले तो कुछ और भी था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे पहले कौन सा था। देखिए ये था आपका गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि शासनादेश। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अर्धशासकीय पत्र, डीओ या डेमी ऑफिशियल लेटर। तो देखिए मैं आपको ये सारे के सारे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कभी आप बोलो कि सर आपने ये कितने हो गए हमारे, ये 15। ना ही आप द्रुतगामी पत्र पढ़ रहे हो, ना ही आप टेलीग्राम पढ़ रहे हो, ना ही आप प्रस्ताव, निविदा, ये कुछ नहीं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज हमने ये सारी चीज़ें अपनी पढ़ ली कि शासकीय पत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपकी। कल से हम अपना पत्र स्टार्ट कर देंगे। आपके पत्र कल से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला पत्र होगा आपका अर्धशासकीय पत्र, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, डीओ, जिसको बोलते हो आप डेमी ऑफिशियल लेटर। अगर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा तो देखिए आजकल जियो में नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। जहाँ पर मैं हूँ इस टाइम, जिस लोकेशन में मैं हूँ,
जियो में बहुत कम स्पीड आ रही है, तो वीडियो बहुत देर में जा कर के अपलोड हो रही है। तो दोस्तों अभी इतने सारे सोर्सेज हैं नहीं कि मैं आपको 1-1 घंटा या 2-2 घंटे की या कोई मैराथन लगवा पाऊँ। तो जल्दी से जल्दी अगर आप टारगेट अपना कंप्लीट कर देते हो तो सोर्सेज भी जल्दी से जल्दी हमारे पास जुड़ जाएंगे। अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो उसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वो हमारा टारगेट है, लेकिन अभी तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर नवंबर के लास्ट तक आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए हम 1000 सब्सक्राइबर्स करा देंगे, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और आपका नवंबर ख़त्म होने को चल दिया। तो दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने ट्विटर कैंपेन भी कराया, और जो आपके और जुड़े हुए हैं जिनसे आप पढ़ते हो और टीचर्स हैं, उन्होंने भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ साथ, और उनके साथ साथ मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा फ़र्ज़ आपका ही बनता है कि आप हमारे साथ मेहनत करो, यानी कि अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपना टारगेट कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप ये कंप्लीट कर लोगे उतनी ही जल्दी आपको और अच्छे तरीके से और अच्छी मैराथन्स वगैरह ये आपको मिलती रहेंगी। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और दोस्तों से बताना है अपने कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि यहाँ पर आपके फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए ही आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये नहीं सोचना है आपको कि हाँ हमारा एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो हमको पढ़ना नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में ही आएंगे पत्र और किसी एग्ज़ाम में नहीं आते, बाकी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। या हिंदी आपकी लेखपाल में नहीं आएगी और एग्ज़ाम्स में भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि जब सरकार ने आपका फॉर्म फिल कराया तो आपका एग्ज़ाम ना ले, देर सवेर हो सकती है। पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है और जो मैंने आपको टारगेट दिया है इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।